Hello everyone. Today we are taking a very important topic of organic chemistry, that is electron displacement in covalent bond. Okay, कि covalent bond में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है विद इन दी बॉन्ड, वो कितने तरह का होता है, किस तरह से होता है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इन इफेक्ट को स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं इफेक्ट के ऊपर आपकी केमिकल रिएक्शन भी डिपेंड करती है। मतलब ये इफेक्ट जो है आपकी रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उन रिएक्टेंट्स में डेफिनेटली इन चारों में से कोई ना कोई इफेक्ट जो है उनको इनिशिएट कर रहा होगा आगे प्रोडक्ट बनाने में। ओके, सो these are the four effects found in a covalent bond. These are inductive effect. Okay, so the first one is inductive effect. ठीक, then resonance effect, जिसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, then next one is electromeric effect, and the last one is hyperconjugation effect. Okay, so these are the main four effects in a covalent bond in which the electrons are displaced. Okay, and these four effects are also influence your chemical reaction. Okay, so we will study step by step or one by one these four effects. So let's begin with the first effect, that is inductive effect. So inductive effect की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। ओके, सो सबसे खास बात जो प्रेरणिक प्रभाव की है वो ये है कि प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जब होगा तो वहां पर किन इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन वहां पे होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड किन्हीं दो एटम्स के बीच में बना हुआ होगा और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होगा, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या रीजन होता है इंडक्टिव इफेक्ट का, और क्या कारण है इसके होने का। ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें कि जिनमें जो एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं या फिर जिन एटम्स के बीच में सहसंयोजी बंध बना हुआ है, और अगर उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर, सो ऐसी जगह पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले कि सपोज करिए हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड की एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ओके, सो ये एक एल्काइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है और क्लोरीन है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर, और नॉर्मली अगर हम बात करें तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने वाली है वो कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, मिडल ऑफ द बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये बहुत ज्यादा कार्बन से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो साझा इलेक्ट्रॉन है, उनको अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, क्योंकि ये एक क्या है, आपका नॉन मेटल है। ठीक है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, सो इस वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने क्या किया है, साझा किया है, शेयर किया है। तो वो चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अपना ले ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो होता क्या है यहाँ पर कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच होने वाले थे, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से विद्युत ऋणात्मकता
ज्यादा होने की वजह से ये कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अब ये इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, स्लाइटली क्लोरीन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, आंशिक ऋणावेश। और इसके कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये जो इफेक्ट आया, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें पाया जाएगा जब दो एटम जो कि आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, अगर उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस है। ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, साझा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, क्लियर है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का बन जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा वो, पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वहां पर दो पोल बन जाएंगे, एक नेगेटिव पोल बन गया, एक क्या बन गया आपका, पॉजिटिव पोल। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया था कि ये जो इफेक्ट्स हैं ये आपकी केमिकल रिएक्शन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कुछ इस तरह से कि अगर सपोज करिए कि बाहर से आने वाला अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो कि कहाँ जाना चाहता है, न्यूक्लियस पर जाना चाहता है। ठीक है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो आपके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा, आपका इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर। सो इस इफेक्ट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए, कि हम हर बार इन इलेक्ट्रॉनों को तो इस तरह से नहीं लिख सकते कि बीच में ना लिखकर हम उनको क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर दे। इस वजह से इस इफेक्ट को हम एक एरो की हेल्प से लिखते हैं, कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी तरफ हम क्या बना देते हैं, एरो बना देते हैं। और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ क्या होना चाहिए, एरो का हेड होना चाहिए। और एरो का टेल जो है वो उधर होगा जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर। थोड़ा और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है असल में वो दो तरह का होता है। ओके, सो दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका, इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट कौन से होंगे, एक होगा आपका प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होगा माइनस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, कि वो किसी ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, नेगेटिव है मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें, ठीक है, ओके, सो मिथाइल क्लोराइड में जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो इस तरह से होगा कि क्लोरीन जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा, कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, जो CH3 ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और देने वाला पॉजिटिव होता है। इसका मतलब कि जो मिथाइल ग्रुप है वो किस तरह का इफेक्ट शो करता है, वो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और जो क्लोरीन है, जो कि इलेक्ट्रॉन को मिथाइल से एक्सेप्ट कर रहा है या विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो Cl होगा वो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है,
सो ये डिपेंड करता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो क्लोरीन जो होगा वो एक -I इफेक्ट शो करने वाला एटम होगा, ठीक है। और अगर हम मिथाइल के बारे में बात करेंगे जहां पर मिथाइल के कारण कुछ चेंज हो रहा होगा, तो वहां हम क्या बोलेंगे कि मिथाइल जो है वो +I इफेक्ट शो करता है, इस वजह से रिएक्शन में ऐसा ऐसा इफेक्ट या चेंज जो है वो आया। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अगर यहाँ पर +I इफेक्ट है और यहाँ पे -I इफेक्ट है, ठीक है, तो जीरो किसे हम मानेंगे? ठीक है, तो जीरो माना जाता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को। ठीक है, एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, हम सपोज करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो जीरो इफेक्ट शो करता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो आपका कार्बन क्लोरीन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर पॉजिटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है तो वो -I इफेक्ट को शो करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो वो +I इफेक्ट को शो करेगा। ओके, क्लियर। सो इंडक्टिव इफेक्ट पे कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में कुछ पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम अमोनिया और साथ ही साथ में अमाइन ले, एल्काइल अमाइन, ठीक है, तो उनकी बेसिसिटी किस तरह से वेरी करती है, उनकी क्षारीयता जो है उसका क्या क्रम होता है, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको NH3 दिया जाए, अगर आपको NH2CH3 दिया जाए, या फिर आपको NHCH3 ट्वाइस दिया जाए, और आपको NCH3 थ्राइस, अगर ये चार आपके पास कंपाउंड है, तो आप किस तरह से इनकी बेसिसिटी के ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, देन उससे कम और उससे कम। ठीक है, सो हमें पता है कि अमोनिया जो है वो क्या है, एक बेसिक नेचर का है। अमोनिया बेसिक नेचर का इस वजह से है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस उनको हम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इन चारों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जिसमें जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब कि जो आपका कंपाउंड जितनी ज्यादा तेजी से अच्छे से इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, क्लियर है। सो इन चारों के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। सो अमोनिया एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर मिथेनामाइन की बात करें जो कि एक क्या है, प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, क्लियर है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें हम, तो ये होगा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन होंगे, और एक जुड़ा हुआ होगा CH3। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो होंगे CH3 ग्रुप, और यहाँ पर क्या होगा, तीनों के तीनों आपके CH3 ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से लगे हुए होंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, और ये होगा आपका यहाँ पर अमोनिया। सो इन चार कंपाउंड्स में हमें बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। ठीक है, सो बेसिसिटी किससे डिफाइन होगी, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर से। ठीक है, जो कि सारे के सारे कंपाउंड्स में है, नाइट्रोजन भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, सो इन चारों कंपाउंड्स में डिफरेंस कहां पर आ रहा है पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इन चारों मॉलिक्यूल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जो है वो आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है असल में दे शोज
प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर एक ही जगह से शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन तरफ से नाइट्रोजन के को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास कुछ पैसे हैं, और वो पैसे कोई लेने वाला है। ठीक है, किसी को जरूरत है, नाइट्रोजन उसको पैसे देगा। ठीक है, अब अगर नाइट्रोजन पैसे देगा तो उसके पास पैसों की क्या हो जाएगी, कमी होगी। ठीक है, क्लियर है। सो अगर यहाँ पर हम अमोनिया के बारे में देखें तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, अपने पैसे जो है वो आराम से दे सकता है। ठीक है, क्लियर है। सो उसके पास क्या हो गई, पैसों की कमी हो गई। ठीक है, क्लियर। अगर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अपने पैसों को दे देगा, तो उसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, अब यहाँ पर जैसे ही अमोनिया इन दो इलेक्ट्रॉनों को देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जैसे देगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को देने का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो कहाँ दे देगा, नाइट्रोजन को की तरफ अपने शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नाइट्रोजन देगा अपने पैसे, लेकिन उसको भी पैसे देने के लिए कोई वहां पर पहले से मौजूद मौजूद है। ठीक है, तो अगर उसे पैसे देने वाला कोई और भी है, तो वो अपने पैसे किसी और को देने में ज्यादा नहीं हिचकेगा, मतलब वो आसानी से अपने पैसे जो है वो दे देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब वो उसके पैसों को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसको देने वाले कितने हैं, दो हैं। ठीक है, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो करने वाले हैं। तो देने तो उसे दो ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको देने वाले कितने हैं, नाइट्रोजन के ऊपर भी दो प्लस आई इफेक्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से नाइट्रोजन जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को वो दे पाएगा। ठीक है, क्लियर। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर टर्शरी अमाइन की अगर हम बात करें, तो टर्शरी अमाइन के केस में, तृतीयक अमाइन के केस में क्या है, तीन आई प्लस आई इफेक्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बेसिक है। तो अगर हम इनके बेसिक ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे, वो क्या करेगा, दूसरों को पैसे ज्यादा आसानी से देगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर टर्शरी अमाइन का होना चाहिए, देन आपके सेकेंडरी का होना चाहिए, देन आपके प्राइमरी का होना चाहिए, और देन आपके किसका होना चाहिए, अमोनिया का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो बेसिक नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, उसी को देखकर नहीं जज कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक और इफेक्ट जो काम करता है वो है आपका स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, या फिर आवरण प्रभाव जिसको हम बोलते हैं, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट में क्या है कि ये नाइट्रोजन जो है टर्शरी अमाइन का, जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो कब देगा, जब कोई लेने वाला होगा। ठीक है, कोई लेने वाला उस तक पहुंचेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उसके पास देने वाले जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो बड़े बल्कि ग्रुप हैं, ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा से तो है, लेकिन वो उसको क्या कर लेते हैं, आवृत कर लेते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस वहां पर क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है,
इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है वो आपके नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाता, और आपका जो कार्बन है, जो आपका नाइट्रोजन है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा? डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होगा, या फिर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप उसको अंदर आने ही नहीं देंगे, नाइट्रोजन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो वो अपनी बेसिसिटी नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, और इसी वजह से जो एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पर बेसिक नेचर, वो ये होता है। लेकिन जो एक्चुअल इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपका सेकेंडरी अमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके प्राइमरी अमाइन, देन आपके टर्शरी अमाइन, और लास्ट में आपका क्या होगा? अमोनिया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, आई इफेक्ट जितनी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे के पास है, उतना ही नेट उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, सो ये क्या है? ये आपका एक्चुअल बेसिसिटी ऑर्डर होगा अमाइंस के केस में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि ये जो तीन आपके पास मॉलिक्यूल हैं, पहला है आपके पास टू क्लोरो इथेनोइक एसिड, दूसरा है टू ब्रोमो इथेनोइक एसिड, थर्ड है आपके पास टू आइडो इथेनोइक एसिड। इन तीनों एसिड्स में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, ये आपका क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन ये है कि इन तीनों के एसिडिक नेचर को आप कंपेयर करो कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, देन सबसे कम कौन सा एसिडिक होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो वो डिपेंड करता है आपके हाइड्रोजन आयन के ऊपर कि कौन कितनी जल्दी जो है क्या कर सकता है, H प्लस आयन को रिलीज कर सकता है, वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, सो सारे के सारे क्या हैं? आपके एसिडिक ग्रुप हैं। ठीक है, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हेलोजेंस लगे हुए हैं। एक जगह क्लोरीन है, एक जगह ब्रोमीन है, और लास्ट में क्या है आपके पास? आयोडीन। इसका मतलब कि इन तीनों की जो एसिडिसिटी होगी या एसिडिटी जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनसे जुड़े हुए इन हेलोजन एटम्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इनको थोड़ा हम देखते हैं किस तरह से हम यहाँ से आंसर निकालेंगे। ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, सो असल में होता क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और इस वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अल्टीमेटली ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा H प्लस के रूप में, और ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। ठीक है, और इसी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, बिकॉज जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो क्या कर जाता है? निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। मतलब कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो क्या कर जाता है? निकल जाता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है आपके, इनका क्या रोल है? ठीक है, सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, इनकी एसिडिक नेचर इसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है तो बचेगा एक एनाइन। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहां से अगर हाइड्रोजन निकला तो ये आपका बनेगा
इस तरह से। यहां से अगर आपका हाइड्रोजन निकला तो वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर? ठीक है। अब ये नेगेटिव आयन अगर स्टेबल है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिड। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका नेगेटिव आयन स्टेबल हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पॉजिटिव आयन को आसानी से देगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव आयन H प्लस को देके वो ज्यादा स्टेबल अपने एनायन को प्रेफर करेगा। ठीक है। सो पहले हम देखते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका एनायन कौन सा है। क्लियर? सो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके हेलोजन एटम्स के ऊपर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन भी, और साथ ही साथ में आयोडीन। अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन भी अपनी तरफ खींचेगा और आयोडीन भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। अब यहां से जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगी, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन तीन बॉन्ड को बनाऊं, ठीक है, ये Cl, ये CBr और ये CI, ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कार्बन ब्रोमीन के बीच में थोड़ा कम होगा, कार्बन आयोडीन के बीच में लगभग न के बराबर। क्लियर? और उसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव, ज्यादा बड़े पोल्स जो है वो जनरेट होंगे। ठीक है। सो अब क्या होगा कि ये कार्बन पॉजिटिव होने से क्या करेगा, अपने पास वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर? और ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है। क्लियर है? मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उससे कम यहाँ होगा, और उससे कम कहाँ होगा, आपके यहाँ पर होगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आपके इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर। ठीक है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर? इसके केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, कम। उससे कम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, आपके इस वाले कार्बन पर, और इससे भी कम पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के। मतलब ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो कम बैलेंस होगा, और आयोडीन के केस में तो और भी ज्यादा कम बैलेंस होगा आपका, माइनस आयन। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो किसी पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की कोशिश करेगा। और यहाँ तो जो नेगेटिव चार्ज है वो तो बैलेंस ही हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये जो आयन बना आपका, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आपका क्लोरीन जो कि क्या शो करता है, जो कि आपका -I इफेक्ट शो करता है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये स्टेबल हो गया। ठीक है। यहाँ थोड़ी कम स्टेबिलिटी होगी, और सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल जो होगा या फिर मोर रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा, ये वाला होगा। तो जो ज्यादा आपका स्टेबल है वो क्या है, आपका ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि आपका 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन 2 ब्रोमो ethanoic acid, and the least acidic in nature is 2 iodoethanoic acid. ओके, सो यहाँ पर भी हमने -I इफेक्ट का की हेल्प से या उसकी मदद से क्या किया है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को
के ऑर्डर को डिफाइन किया है। ओके, सो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपको 4 एल्कोहल्स दिए हुए हैं, इनके एसिडिक नेचर को क्या करो, कंपेयर करो। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा मिथेनॉल है, जो कि एक प्राइमरी एल्कोहल है। ये भी आपका प्राइमरी एल्कोहल है, जो कि क्या है, इथेनॉल। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 तीन कार्बन की लंबी चेन बन रही है, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल और ओल है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, सो इन 4 कंपाउंड्स की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करनी है, कंपेयर करनी है। ठीक है, सो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके OH बॉन्ड की पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन की तो लंबी चेन है। क्लियर, इसका मतलब कि ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है इधर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो आ रहा है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती जा रही है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा कर रहा है, अब ये मिथाइल ग्रुप पूरा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी भूख को शांत करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करता है। अब हाइड्रोजन तो दे ही सकता है उसको, लेकिन अब मिथाइल ग्रुप भी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट करने वाला है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले कार्बन पर क्या हो रहा है, दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये प्लस आई इफेक्ट कहाँ जा रहा है, आपका इस ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई। क्लियर, और अगर हम यहाँ टर्शरी एल्कोहल की बात करें तो दो तीन तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके प्लस आई इफेक्ट से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, तो उसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन उसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, तो हाइड्रोजन अगर कम रिलीज होगा तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर है, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका मिथाइल एल्कोहल होगा, देन आपका इथाइल एल्कोहल होगा, और सबसे लीस्ट आपका जो एसिडिक होगा वो आपका क्या होगा, टर्शरी एल्कोहल होगा, या फिर 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ओल होगा। और इसका रीजन हमने किस तरह से एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि एल्कोहल के ऊपर जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उनकी एसिडिक नेचर जो है वो उतना ज्यादा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्लियर, आई होप ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया। सो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर CH3Cl है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, आपके पास है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, या फिर आपके पास, ठीक है, आपके पास 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेनोल प्रोपेन है। ठीक है, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। ये होगा आपका 2 क्लोरो
प्रोपेन, क्लियर। और यहाँ होगा आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो इन तीनों कंपाउंड्स में, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड की बात करें तो वो क्या है, पोलर नेचर का है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है दो, 2 आई इफेक्ट जो है, प्लस आई इफेक्ट जो है मिथाइल रेडिकल के लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ आपके 3 प्लस आई इफेक्ट जो है काम, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, कि ऐसा है कि क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। जैसे कि ये हो गया आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर यहां से क्लोरीन गया तो क्या होगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बचेगा। यहां से अगर क्लोरीन गया तो आपको मिलेगा एक टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका एल्काइल हैलाइड जो है वो रिएक्टिव होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। कि क्लोरीन को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ आपका कार्बोकेटायन है वो क्या होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो क्या हुआ, वो अनस्टेबल हुआ, तो वो अपने छोड़े हुए क्लोरीन को वापस लेना चाहेगा, क्योंकि वो क्या है, कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तलाश में है, तो नेगेटिव चार्ज तो क्लोरीन के पास है, तो वो अपने क्लोरीन को वापस लेना चाहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अल्टरनेट आयन है, जो पॉजिटिव आयन है, अगर वो स्टेबल हुआ आपके सॉल्वेंट में, इसका मतलब वो ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल से मिथाइल कार्बोकेटायन को देखें तो इसके ऊपर कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लगा, ठीक है, उसके पास अपना प्योर प्लस चार्ज जो है वो है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, होगा क्या, इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, बैलेंस, ठीक है। और टर्शरी कार्बोकेटायन की केस में क्या हुआ, कि तीन यहाँ पर कार्बोकेटायन को क्या मिल रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट मिल रहे हैं, और इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया, ठीक है। और अगर वो बैलेंस हो गया तो वो क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकेटायन की वो कुछ इस तरह से होगी कि टर्शरी कार्बोकेटायन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, एंड देन क्या होगा आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, क्लियर, सी, ठीक है। और इसी ऑर्डर में आपकी क्या होगी, रिएक्टिविटी भी होगी, कि जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, थोड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये एक क्या है, परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमेशा हमेशा पोलर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे आपके रिएजेंट की या फिर आपके अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जो है वो इफेक्ट जो है जनरेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इफेक्ट जो है एक परमानेंट इफेक्ट है, कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में या फिर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी का डिफरेंस है, वहां पर बॉन्ड हमेशा हमेशा किस तरह का होगा, पोलर नेचर का होगा,
मतलब क्या होगा, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या हो गया, परमानेंट इफेक्ट हो गया। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक तरह का परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया आपका, परमानेंट इफेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, सो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं उसको कवर करेंगे, उसके आईएमपी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसको थोड़ा हम डीप में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और ये जो इफेक्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं इफेक्ट्स की हेल्प से आपकी रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होती हैं। सारी की सारी जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है वो इन्हीं की प्रेजेंस के कारण क्या होती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। तो ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मैकेनिज्म के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।